जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप पिछली क्लास में इतिहास में सीखा होगा कि हमने आपको सिखाया था गांधी एरा अर्थात गांधी युग। मैंने सिखाया था गांधी युग किस हिसाब से पूरी तरह से 1919 से लेकर 42 तक अर्थात 1919 से लेकर के 1942 तक किस प्रकार से कौन कौन सी घटना घटी और उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन क्या है और ये सभी किस प्रकार से घटती गई हैं, इनको मैंने आपको पिछली क्लासों में गहनता से अध्ययन करा दिया है। फिर मैंने सिखाया कि ऑपरेशन जीरो हावर के अंतर्गत क्या किया गया। जितने भी बड़े बड़े नेता थे इनको और अन्य बहुत सारे लोगों को, इनमें से लगभग लाखों लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं। अब इन गिरफ्तारियों के चलते क्या हुआ, मैंने ये पूरा सिखा दिया। अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम क्रमशः अगस्त क्रांति भी कहते हैं या फिर स्वतः स्फूर्ति आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये मैंने सिखा दिया। उसके बाद दूसरे चरण में उसी के पैरेलल विदेशी धरती से काम हो रहा था, जिसे हम नेताजी के नेतृत्व में समझा था कि नेताजी के नेतृत्व अर्थात सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में कहाँ पर कब क्या हुआ, इन सभी घटनाओं को मैंने आपको सिखाया। फिर इसके बाद मैंने सिखाया अंत रूप से लाल किला मुकदमा। ये लाल किला मुकदमा क्या होता है? ये दुनिया का सबसे बड़ा मुकदमा होता है, जो मुख्य रूप से बचाव पक्ष का नेतृत्व भूला भाई देसाई ने किया था। ठीक है, और ये आज़ाद हिंद फौज के लोग किस प्रकार से काम किए थे और इनको कैसे गिरफ्तार किया गया था, ये समस्त प्रकार की जानकारी मैंने आपको पिछली क्लास में दे दी थी। अब बात आता है कि जो गांधीयन एरा है, गांधी युग की समाप्ति के पश्चात अब क्या होता है। तो देखिए, अब भारत में रिवॉल्यूशन का जो दौर है वो धीरे धीरे करके शांत होने लगा है। अब हम जो है राजनीतिक दौर की ओर प्रविष्ट कर चुके हैं। और उसी राजनीतिक जो दौर है, राजनीतिक दौर के आधार पर कब क्या हुआ ये आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, और जो नहीं जानते हैं उन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं विशेष रूप से क्या क्या हुआ। तो देखो, उसी समय आप जानते हैं 1939 से लेकर के 1945 के बीच में उसी समय चल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध, जो आप जानते हैं कि 1939 से लेकर के 1945 तक चलता रहा। और इसमें किस प्रकार से कौन मार खा रहा था, यानी हर तरफ से देखा जाए तो ब्रिटेन ही मार खा रहा था। लेकिन बात यह है कि जब ब्रिटेन मार खा रहा था तो आप समझ सकते हैं, जब सत्ताएं कमजोर हो जाती हैं तो विद्रोह अपने आप उठ खड़े होते हैं। ठीक है, तो इसमें जब ब्रिटेन कमजोर हो रहा था तो पूरी दुनिया में अधिकांश जगहों पर कब्जा ब्रिटेन का था, जिसके चलते जगह जगह पर प्रोटेस्ट होने लगे। यहाँ तक कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में भी पूरी तरह से उपनिवेशवाद का बहिष्कार होने लगा। उपनिवेशवाद का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे हम आप सभी ब्रिटेन के उपनिवेश थे। ठीक है, इनको हम संवैधानिक शब्दावलियों में सीखेंगे। ठीक है, तो इसके सब के चलते अलग अलग जो देश थे वो भी भारत की आज़ादी के समर्थन में थे और इस प्रकार से लगातार काम होता गया। यहाँ तक अंततः तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी और अन्य कांग्रेसियों में टकराव भी हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, क्योंकि तभी महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि मैं चाहूँ इस देश की बालू और मिट्टी से कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी खड़ी कर सकता हूँ। इसी के बाद जो शुरू हुआ था उसे हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, आइए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, अब गांधी के बाद क्या होता है। गांधी के बाद गांधी जी जेल से छूट जाते हैं। 1942 के बाद जब जेल हुई थी सबको, तो छूट जाते हैं और छूटने के बाद यहीं पर भारत को टुकड़ों में बांटने की बात 1940 में परिकल्पना तैयार हो चुकी थी। मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था कि पाकिस्तान की मांग हुई थी। तो पाकिस्तान की मांग और कांग्रेस, यानी पाकिस्तान अर्थात मुस्लिम लीग और कांग्रेस, दोनों अलग अलग
विचारधाराओं में बह रहे थे, जिनको एक करने के लिए कई सारे अहम प्रयास किए जाते हैं, जिसके माध्यम से जो देश है, देश क्या हो सके, स्वतंत्र हो सके। नहीं तो आप जानते हैं कि जब हम आपसी मतभेद में घूमते रहते हैं तो हम अक्सर अपनी असफलता की ओर बढ़ रहे होते हैं। इसी के चलते जो कई सारे प्रयास किए गए मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ करने के लिए, तब देश को आज़ादी की ओर आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त होने की संभावना दिखाई दी। तो उसी क्रम में हम देखते हैं, एक पहला पॉइंट है जिसे हम जानेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला के रूप में। आइए हम समझते हैं। देखिए, हम देखते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला ये क्या है। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो फार्मूला है, इसे कहते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला। देखिए, कुछ और नहीं है, ये ठीक उस प्रकार से है जैसे मान लीजिए हम आपसे किसी बात के लिए कहें कि भैया ये टॉपिक है, इस पर आपको 10 बिंदु या 2-4 बिंदु लिखने हैं और लिख करके आप मुझे न दे करके किसी और को जिसे भेजना है हम कहें उनको दे दीजिए और दे करके आमंत्रित कर लीजिए। गांधी के परामर्श से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा ये कुछ पॉइंट लिखे जाते हैं कि मुस्लिम लीग जो है उसके प्रमुख नेता जिन्ना से कैसे बात किया जाएगा और किन किन बिंदुओं पर बात किया जाएगा, क्योंकि जिन्ना पूरी तरह से अड़ चुके थे कि हमें पाकिस्तान से नीचे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसी के लिए जो अहम बिंदु लिखे गए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा, उन्हीं को कहा गया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला, जो गांधी जी के परामर्श से ऐसा हुआ था। क्योंकि आप जानते हैं गांधी जी और एक नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। आप जानते हैं कि एक नाम है महात्मा गांधी, यानी कौन, महात्मा गांधी, और दूसरा नाम है जो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और महात्मा गांधी, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के विभाजन के प्रबल विरोधी थे। ठीक है, तो भारत विभाजन के प्रबल विरोधी कौन कौन से, तो दो नाम आपको अहम रूप से याद रखना होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दूसरा महात्मा गांधी। ठीक है, इन्हें आप गहनता से याद रखेंगे। ये लोग प्रबल विरोधी थे किसके, भारत विभाजन के। ठीक है, तो इसी के लिए जो कुछ प्रयास किए गए उन्हीं को हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम बात करते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उम्मीद करते हैं क्या है, आप समझ गए होंगे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यह फार्मूला जो है 10 जुलाई 1944, कब, 10 जुलाई 1944 को तैयार किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था क्या, इसका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता। क्या था मुख्य उद्देश्य इसका, था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराना, इसका मुख्य उद्देश्य था, जो गांधी जी के परामर्श से तैयार किया गया था। इसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को माना था, जो कि जिन्ना को का ये कहना ही था कि अगर हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए तो हम कोई वार्ता नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हैं मजबूरी में कुछ भी करना पड़ता है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत को अगर सवाल आया क्या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला में द्विराष्ट्र सिद्धांत को माना गया था, तो हाँ माना गया था। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे है, गांधी ने जिन्ना को यहीं पर कायदे आजम कहा था, यानी जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी ने जिन्ना को समझाते हुए एक महान नेता की उपाधि दी थी, कहा तुम तो एक महान नेता हो, जिस प्रकार से इन्हें कायदे आजम कहा जाता है। पढ़ने में सीख ठीक सवाल आता है, कायदे आजम किसे कहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कहा है, महात्मा गांधी ने। जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे इसकी प्रमुख बातें कौन कौन सी थी, तो देखो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी में प्रमुख बातें कौन कौन सी थी। एक तो है देश की आज़ादी व अंतरिम सरकार के गठन में मुस्लिम लीग कांग्रेस का साथ दे, यानी कहना था कि देश की आज़ादी, यानी मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस का इस प्रकार से साथ दे कि पूरी तरह से देश को स्वतंत्रता मिल सके और अंतिम सरकार का गठन हो सके। ये पहला पॉइंट था।
दूसरा पॉइंट था कि युद्ध के बाद उत्तर पश्चिमी और पूर्वी सीमा जो प्रांत हैं यानी क्षेत्र हैं, इन पर विभाजन के लिए बात किया जाएगा। जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, देखो आप इंडिया देखोगे, इंडिया ये पूर्वी क्षेत्र जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं और उत्तर पश्चिम यानी जिसे पाकिस्तान कहते हैं, कहा गया था कि इसमें जो रहने वाले लोग हैं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में, इसमें जो विभाजन के लिए एक सीमा का आयोग मतलब एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा जो यहाँ के क्षेत्रों का निर्धारण करेगी। ये दूसरे पॉइंट में कहा गया था। ठीक है, और फिर कहा गया कि जो विभाजन होगा, विभाजन हमारे यहाँ पे कहने से नहीं, विभाजन जो होगा जनता में मतदान के द्वारा होगा और मतदान कराया जाएगा जिसमें लोग वोटिंग करेंगे और वोटिंग के आधार पर ऐसा निकलता है कि लोग अलग होना चाहते हैं तो भैया ये अलग कर दिया जाएगा। यानी पाकिस्तान जो बना रहे हो, पाकिस्तान नाम का एक राष्ट्र बना दिया जाएगा यदि लोग समर्थन करेंगे तो। चौथा पॉइंट है मतदान से पूर्व सभी राजनीतिक दलों को पूर्णतः प्रचार करने की आज़ादी होगी। अर्थात कहने का मतलब जब मतदान है, जैसे चुनाव होता है, आप जानते हैं चुनाव के पहले क्या होता है, पार्टियां प्रचार करती है ना, तो ऐसे कहा गया कि मतदान से पहले जो भी राजनीतिक पार्टी हैं सबको अपना मनचाहा प्रचार करने की पूरी तरह से आज़ादी होगी, ये कहा गया। आगे कहा गया पांचवा पॉइंट, बंटवारे की स्थिति में प्रतिरक्षा, यातायात, संचार और पारस्परिक समझौते के आधार पर होंगे। मतलब कहा गया कि अगर बंटवारा हो जाता है तो रक्षा यानी सेना, ठीक है, और यातायात यानी परिवहन और संचार, इन सब चीज़ों का क्या होगा, विभाजन कैसे करेंगे, तो समझौते के आधार पर करेंगे। ठीक है, कोई लड़ाई दंगे के साथ नहीं। छठवां पॉइंट कहा गया निवासियों को का क्षेत्र परिवर्तन उनकी इच्छा अनुसार होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो निवासी हैं, जैसे मान लीजिए इस उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अगर आप मुस्लिमों के लिए राष्ट्र बनाना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर अगर हिंदू हैं, अगर वो चाहते हैं तब इंडिया आएंगे, यदि नहीं चाहते हैं तो आप जबरदस्ती भगा नहीं सकते हैं। ठीक, ये सारी बातें कही गई थी। तो इन 6 पॉइंटों को याद रखेंगे जो यूपीएससी, पीएससी, ठीक है, हर जगह ये महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे क्या हुआ। इन सभी 6 बातों का अंततः कहा गया कि यदि ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व तो सौंप देंगे, यानी जब देश आजाद हो जाएगा और सत्ता हस्तांतरण कर देंगे तब जाकर के ये बातें अप्लाई होंगी, ऐसे अप्लाई नहीं होंगी। नहीं पता लगी पहले से जबरदस्ती होने लगे। आगे कहा गया अंततः गांधी और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये दोनों लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना को मनाने में असफल रहे। ध्यान रखेंगे क्या सिराज फार्मूला जो है मोहम्मद अली जिन्ना पर पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सका तो नहीं प्राप्त कर सका, अर्थात ये असफल रहे। ध्यान रखेंगे। यहाँ से वनडे में एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि किसने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा है या फिर किसे कहा जाता है, सवाल ये आते हैं, जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब ये असफल हो गया तो इसकी असफलता के बाद एक उसी समय केंद्रीय व्यवस्थापिका के एक सदस्य थे जिनका नाम भूला भाई देसाई था। ये पूरी तरह से आशान्वित होकर के एक आशा की नई किरण के साथ गए और मुस्लिम लीग के एक प्रमुख नेता थे जिन्हें हम उपनेता भी कह सकते हैं। इनका नाम लियाकत अली खान है। क्या नाम है? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद इनसे बात करते हैं, इनसे कहते हैं कि आइए अंतरिम सरकार का गठन हम लोग मिलकर के किया जाए, और कहा कि जब अंतरिम सरकार का गठन होगा इसमें अल्पसंख्यक और कांग्रेस दोनों के लोग बराबर बराबर होंगे। ये बात कही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर अंतिम रूप से भूला भाई देसाई भी असफल होते हैं, यानी भूला भाई देसाई की भी बात नहीं मानी जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अंततः चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला फेल ही हो गया था। ठीक, ये तो एक देसी प्रयास था मुस्लिम लीग को मनाने का। अब क्या होगा? अब इसी समय आप जानते हैं कि
1940 की ये बात है। इसी के कुछ समय के बाद अब समाप्त हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देगा। अब जापान आत्मसमर्पण कर देगा तो उसी समय भारत का लॉर्ड लिनलिथगो के बाद 1943 तक लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय के रूप में था। इसके बाद बना था, उसका नाम था लॉर्ड वेवेल। ये 1943 से लेकर के 47 तक 1945 तक रहता है मुख्य रूप से। तो 1943 से 1945 तक इसने कोई काम नहीं किया, ठीक है, शांत बैठा रहा। लेकिन इसके बाद कुछ इसने किया तो किया नहीं, इसे जबरदस्ती एक प्रकार दिखाया तो कराया गया। तो कैसे, इसी कहानी हम सीखेंगे अगले पार्ट में, जिसे हम कहेंगे वेवेल योजना। ये वेवेल योजना क्यों आई, इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।